हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी आईटीआई के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो सीरीज में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी हम आप लोगों को करवाने वाले हैं, जो कि आपकी आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार आईटीआई प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो सीरीज में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है। ऊष्मा संचरण का मतलब होता है ऊष्मा के ट्रांसफर का, मतलब ऊष्मा के एक जगह से दूसरी जगह जाने की वो कौन सी विधि है जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करती हैं। तो यहाँ पर जो आपका एक का सही जो आंसर होगा वो आपका बी होगा। याद रखेंगे, विकिरण। विकिरण वह एक विधि है जिस विधि में ऊष्मा संचरण में माध्यम के कण वो गति नहीं करते हैं। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है। ऊष्मा का स्थानांतरण होने के लिए सामान्यतः माध्यम यानी कि मीडियम का होना आवश्यक है, लेकिन वह कौन सा विधि है जिसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, ये आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, विकिरण ही वो विधि है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो 3 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन से होगा। देखेंगे, विकिरण माध्यम से ही आता है, ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपके 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनको साफ साफ नहीं दिख रहा है तो आप 360p क्वालिटी पे देखिएगा तो आपको पूरा साफ दिखेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भौतिकी की वह शाखा जो वस्तु की गति का अध्ययन करती हैं कहलाती हैं। जिस शाखा में फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम गति का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोला जाता है। तो 4 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे, उसको यांत्रिकी बोलते हैं, इंग्लिश में ही इसे मैकेनिक्स बोलते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 5 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि दूरी कौन सी राशि है। तो 5 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे, दूरी एक ये अदिश राशि है, क्योंकि दूरी में ये आपका मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि किसी वस्तु का विस्थापन हो सकता है। किसी भी वस्तु का विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट वो कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक, ये सभी क्या सही आंसर होगा। 6 का यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि डी ऑप्शन से होगा। याद रखेंगे कि किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट डेट मीन्स विस्थापन शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। ठीक है, और ये स्थिति सभी के सभी स्थिति आपको जब आप एक सर्कुलर पाथ पे चलते हैं, ये पॉइंट मान लीजिए कि ये है और इस पॉइंट से कोई व्यक्ति चलना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ से जब चलना शुरू करेगा, अगर वो व्यक्ति यहाँ पर आकर के रुक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये माना जाएगा और ये हो गया इसका विस्थापन, तो धनात्मक विस्थापन हुआ। लेकिन जब अगर इस इधर से चला और ये व्यक्ति फिर ए पर ही आकर के रुक गया, ए पर ही आके रुक जाएगा, तो दूरी तो तय किया लेकिन डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा। और ऋणात्मक कब होगा, जब ये व्यक्ति आ रहा है और यहाँ पर पीछे में आके यहाँ पे रुकेगा तो ऋणात्मक उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि वो जिस दिशा में जा रहा था उस दिशा में नहीं जाकर के उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, तो उसको हम ऋणात्मक कहते हैं। तो याद रखेंगे आप सिंपली कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट शून्य भी होता है, ऋणात्मक और धनात्मक सभी हो सकता है। 7 नंबर क्वेश्चन के द्वारा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक है। दूरी का मात्रक क्या होता है। तो 7 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से ये होगा। याद रखेंगे, दूरी का मात्रक क्या है, मीटर है। यहाँ पर देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी है।
एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो उसको चाल कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि चाल का मात्रक है, चाल का मात्रक क्या होता है? तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा, याद रखेंगे। मीटर प्रति सेकेंड जो है चाल का ऐसा मात्रक होता है। ये आप याद रखेंगे। पूरे फिजिक्स का निचोड़ हम लोग देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको देखने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बोला जाए कि बल तथा समय समयांतराल का गुणनफल होगा। बल और समयांतराल का गुणनफल क्या होगा? तो 10 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा, उसको आवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग। आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 11 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आभासी बल है? आभासी बल कौन सा है? तो 11 का डी ऑप्शन याद रखेंगे। अपकेंद्र बल जो होता है वो क्या होता है? आभासी बल होता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा जो है आपको कहाँ से मिलती है? तो 12 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, गति के द्वितीय नियम से। गति का जो दूसरा नियम है वो आपको बल का परिभाषा देता है। ये आप याद रखेंगे। और गति के दूसरे नियम का जो सूत्र है वो आप जानते होंगे, F बराबर ma। और ये बल को परिभाषित करता है किसके रूप में? मास गुने एक्सेलरेशन के रूप में, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण के रूप में परिभाषित करता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, F बराबर ma। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके जो 13 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि एक समान गति वाला पिंड है। एक समान गति वाला जो पिंड होगा उसमें कैसा स्थिति देखने को मिलेगा? हमेशा एक ही गति में जो चल रहा होगा उस पिंड का क्या स्थिति होगा? तो 13 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। देखेंगे त्वरण नहीं होता है। त्वरण कब होता है? जब स्पीड जो है बढ़ाते हैं तो उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण होती है। तो जब एक समान चल रही कोई भी गति में कोई भी वस्तु, तो उसमें त्वरण नहीं होता है। ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। 14 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा। देखेंगे त्वरण कहते हैं। किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होते हैं उसके दर को क्या कहते हैं? तो उसके दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ये आप याद रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। किसी भी वस्तु के ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे उसको मंदन कहते हैं। ठीक है, जो और इंग्लिश में इसे रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होता है ये रिटार्डेशन, या फिर इसको निगेटिव एक्सेलरेशन भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपके 16 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निर्वात में स्वतंत्र रूप से गिरती सभी वस्तुओं के लिए किसका मान समान होगा? स्वतंत्र रूप से कोई सभी वस्तु गिर रही है तो सभी वस्तु के लिए किसका मान समान होगा? तो 16 का डी याद रखेंगे। चाल एक ही जैसा होगा स्वतंत्र रूप से गिरती हुई सभी वस्तुओं का। कहाँ पे? निर्वात में चाल एक ही होगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 17 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो कौन सा स्थिति आपको देखने को मिलेगा? तो 17 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे जो है त्वरण नियम है। ये कौन सा नियम है? त्वरण नियम है। ये आपको बताना है या याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 17 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। समय कम है इसीलिए हम लोग फास्टली अधिक से अधिक क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? कोई वृत्ताकार पथ है। अब इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर जो है, इसकी चारों ओर क्या करना है? किसी भी पिंड मतलब किसी वस्तु का जो गति है वो क्या कहलाता है? तो 18 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे समान वेग समान चाल कहलाए। क्या होगा? समान वेग समान चाल का ये क्या होगा? उदाहरण होगा। ये आप याद रखेंगे।
नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 19 नंबर क्वेश्चन, एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति किसमें देखने को मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे त्वरण एवं वेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं। एक समान वेग में दोनों ही क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग दोनों ही बदल जाते हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो है आपके 20 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण है। जब दूध को जो है मथा जाता है तो क्रीम अलग हो जाती है, इसका क्या कारण है। तो 20 का ए ऑप्शन आपका होगा, अपकेंद्र बल के कारण ऐसा होता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़त्व की माप है। तो 21 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप कहलाती है, माप होती है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके जो 21 नंबर क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण जो है नहीं होता, जड़त्व का गुण निम्नलिखित में से इससे संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपको बताना है। तो 22 का सी ऑप्शन प्रत्येक वस्तु में होता है। जड़त्व का जो गुण है वो प्रत्येक वस्तु में होता है, ऐसा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 23 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि न्यूटन का प्रथम गति का नियम संकल्पना देती है, किस चीज़ का संकल्पना देती है। तो इसका यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, लिखेंगे जड़त्व की। ठीक है, प्रथम नियम जो है, प्रथम नियम जड़त्व के बारे में बताता है। दूसरा जो नियम है वो फोर्स का परिभाषा देता है, बल का परिभाषा देता है, F बराबर ma बताता है। और तीसरा नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। तो तीनों नियम आपने देख लिया। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जाए कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। अगर किसी भी गतिशील पिंड का वेग अगर आप आधा करते हैं तो उसके संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो 24 का आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ऐसा आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 25 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया और प्रतिक्रिया के बारे में जस्ट हम अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर जो आपका 25 का सही आंसर होगा, सबसे फर्स्टली आप याद रखेंगे न्यूटन का तृतीय नियम आपको क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, तृतीय नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जो आपके 26 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा किसने दी थी। गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा किसके द्वारा दिया गया। तो 26 का बी ऑप्शन याद रखेंगे, न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसका परिभाषा, तो गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा। 27 नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल है। इसमें सबसे दुर्बल मतलब सबसे कमजोर बल कौन सा है। तो 27 का सी ऑप्शन याद रखेंगे, गुरुत्व बल जो है ये सबसे कमजोर बल है। इस चारों ऑप्शन में ये आप याद रखेंगे। जो आपका चुंबकीय बल हो, नाभिकीय बल हो, स्थिर विद्युत बल हो, इस सभी से क्या होता है, कमजोर होता है। ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए जितने भी साथी अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ITI। ठीक है, LGR स्टडी ITI सर्च कीजिएगा तो ITI वाला ऐप सबसे ऊपर में आ जाएगा। उस पर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का PDF, 10 प्रैक्टिस सेट का PDF बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल जो है उसको क्या कहते हैं। तो 28 का ये ऑप्शन याद रखेंगे, उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर जाओ आपके 29 नंबर क्वेश्चन है,
29 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वो किस पर लागू होता है? तो 29 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, सभी पिंड के लिए, सभी वस्तु पे जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये लागू होता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर जो आपके 30 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव की इकाई है, सरफेस टेंशन का इकाई, डेट मीन्स यूनिट आपको बताना है। तो 30 का डी ऑप्शन आप याद रखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर जो है सरफेस टेंशन डेट मीन्स पृष्ठ तनाव का जो है इकाई होता है, ये ऐसा ही यूनिट है, ये आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और कितने आंसर आप लोग पहले से जानते थे वो भी आप लोग जो है बता सकते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। जितने भी साथी इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप जो है फेसबुक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे बहुत ही काम का होता है। चलिए, और अगर आप सभी सब्जेक्ट का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ITA प्रवेश परीक्षा के लिए, तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट का जो है क्लास मिल जाएगा। जितने भी साथी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और टेलीग्राम जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा LGR स्टडी, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल आपको सबसे ऊपर में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं।